हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल थर्ड। गाइस मॉड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड में हमने क्या डिस्कस किया था मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद आप इजीली आज वाले सेशन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है जी। मॉड्यूल फर्स्ट में हमने डिस्कस किया यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है जी। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट की थ्योरीज हमने डिस्कस करी यूनिवर्स को लेकर, और कुछ टेलीस्कोप्स के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल सेकंड में हमने डिस्कस किया स्टार्स के बारे में एंड गैलेक्सीज के बारे में। अब देखिए इतना बड़ा यूनिवर्स है, और यूनिवर्स में एक अप्रोक्स फिगर है, हालांकि हमें एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता। 3000 बिलियन गैलेक्सीज हैं। ठीक है जी। और इन गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। मतलब आप यहाँ पर मान के चलो, जैसे हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। अब मिल्की वे गैलेक्सी में अराउंड 300 बिलियन स्टार्स हैं। अब बिलियन तो आपको पता ही होगा कि बिलियन में कितने जीरो आते हैं, तो आप समझ सकते हो कि एक गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी। ठीक है। अभी मिल्की वे गैलेक्सी ना तो लार्जेस्ट है ना स्मॉलेस्ट है, ये आप एवरेज गैलेक्सी या मीडियम गैलेक्सी कह सकते हो। ठीक है। लार्जेस्ट गैलेक्सी में 3000 बिलियन स्टार्स होते हैं, और स्मॉलेस्ट गैलेक्सी में अराउंड 1 लाख के आसपास स्टार्स होते हैं। ठीक है जी। अब 300 बिलियन स्टार में से एक स्टार है सन, और उसकी फैमिली को हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो कि कितना बड़ा यूनिवर्स होगा। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा सन, और ये सन की फैमिली है। प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब सन क्या है, एक स्टार। ठीक है जी। और इसके पास खुद की एनर्जी है, टेम्परेचर है, ब्राइटनेस है। अब यहाँ पर जो सन है ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में मास कैरी करता है 99.8%। ठीक है जी। अब 99.8% मास ये कैरी करता है, तो इट मीन्स ही इज़ द फादर या हेड ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन की फैमिली है ये। अब ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। अब देखिए इतना ज़्यादा मास है, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स भी किसका ज़्यादा होगा, सन का ज़्यादा होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से तो इसको सभी के सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच लेना चाहिए, और सभी प्लैनेट्स इसमें मर्ज कर लेने चाहिए एक टाइम के बाद, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो इसको इस तरह से समझिएगा कि जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है जी। अब ये जो आपको यहाँ पर मरकरी देखने को मिल रहा है, ये छोटा सा मरकरी है। ठीक है। ये आपका वीनस है, ये हमारा प्यारा अर्थ जहाँ पर हम लोग रहते हैं, और यहाँ हम जीवन ढूंढ रहे हैं मार्स में। ठीक है। और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और जुपिटर और मार्स के बीच में आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने को मिलेगी। मैं आपको नेक्स्ट जो सेशन होगा सोलर सिस्टम का, उसमें आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है, देखो ये चारों रिंग, और फिर यूरेनस एंड देन नेपच्यून। ठीक है। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स सन का इतना ज़्यादा है, ये सभी की सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पा रहा है, क्या रीज़न है, और सभी की सभी प्लैनेट एक फिक्स्ड ऑप्टिकल पाथ में क्यों घूम रहे हैं। देखो, अब मरकरी, वीनस या जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनका भी तो कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ये सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, सन इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी वजह से जो सभी के सभी प्लैनेट्स हैं वो फिक्स्ड ऑप्टिकल पाथ में घूमते रहते हैं। मैंने आपको स्टार के फॉर्मेशन में बताया था कि एक स्टार क्या होता है, उसके बीच में सेंटर पॉइंट होता है। और मतलब हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें, ठीक है, तो मिल्की वे गैलेक्सी में एक सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट में ये फर्स्ट आर्म में हमने यहाँ पर कुछ स्टार्स देखे। ठीक है। उसके बाद सेकंड आर्म में हमने कुछ स्टार्स देखे। ये कुछ स्टार बोले तो बहुत सारे स्टार्स हैं, यहाँ पर फिगर में आप मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि कुछ स्टार्स हैं। ठीक है जी। और फिर एक थर्ड आर्म हमने देखी, जिसको आउटर आर्म हमने कहा। यहाँ पर कुछ स्टार्स हैं, ये नेबुला की फॉर्म में होते हैं, और नेबुला की फॉर्म में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन के थ्रू स्टार्स बनते हैं। ठीक है जी। तो आउटर मोस्ट जो आउटर मोस्ट आपका आर्म होगी उसमें आपके स्टार्स बनते हैं। ठीक है। जब स्टार थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े से एज्ड हो जाते हैं, तो वो सेकंड आर्म में शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सन कहाँ पर है, आपका सेकंड आर्म में, और इसको कहा क्या जाता है, ओरियन आर्म। ओरियन आर्म, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर सेशन में, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं। ठीक है। तो सोलर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इंटीरियर जो स्ट्रक्चर है सन का वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ डिस्कस करूंगा। ये जो 3 to 4 सेशन होंगे सोलर सिस्टम से रिलेटेड, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो डेफिनेटली आपको आप समझ के चलो 30% ज्योग्राफी समझ में आ गई। ठीक है जी। और ज्योग्राफी में कोई ऐसा हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, मतलब आपने किसी चीज़ को क्रैम करा और आपको लगा कि यहाँ पर हम
चीज़ों को समझ पा रहे हैं और एग्ज़ाम में जाकर आप क्वेश्चंस कर पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, ठीक है। अब सन के बारे में हम पढ़ रहे थे। देखिए, पहले ये सोलर सिस्टम हमने पढ़ा, यही लिखा हुआ है कि सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। क्या होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हमारे सोलर सिस्टम में हमें देखने को मिलती हैं? एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, और इसी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। तो चलिए हम सन डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ओरियम आर्म में होता है मिल्की वे गैलेक्सी की सन, ठीक है। ये सेकंड आर्म होती है, ठीक है। उसके बाद सन क्या है? एक स्टार है जिसके पास खुद की एनर्जी है, टेम्परेचर है, ब्राइटनेस है, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया इज़ द फादर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। 99% मास ऑक्यूपाई करता है, 99.8% मास ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? सिंपल से क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फिर हम इंटीरियर स्ट्रक्चर देखेंगे सन का। अर्थ के कंपैरेटिवली बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि अर्थ से सन कितना बड़ा है, ठीक है। तो आपने याद रखना है 109 टाइम्स सन का जो डायमीटर है वो अर्थ से बड़ा होता है, ठीक है। 109 टाइम्स डायमीटर सन का बड़ा होता है अर्थ से, ठीक है। और इसका अगर हम मास देखें कंपैरेटिवली अर्थ, तो 3,35,000 इसका मास हमें ज़्यादा देखने को मिलता है अर्थ से, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। उसके बाद देखिए, सन जो है ये भी तो कहीं ना कहीं चारों ओर चक्कर लगाता होगा, जैसे हमारी अर्थ चारों ओर चक्कर लगाता है। अब हमने सोलर सिस्टम में क्या देखा? ये बिल्कुल बीचों बीच है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सारे के सारे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ठीक है। लेकिन जो हमारा सन है ये किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? गैलेक्सी के, ठीक है। ऐसे समझो कि गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है सन, ठीक है। सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? सैटेलाइट। जैसे अर्थ की सैटेलाइट क्या है? मून। तो मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, रोटेट करती है, ठीक है। ऐसे समझ लो। अब सन का जो ये गैलेक्सी का जो एक चक्कर है वो कितने टाइम में पूरा होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इसको ईजी फॉर्मेट में हम 1 कॉस्मस ईयर कह देते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ये होता है 1 कॉस्मस ईयर इक्वल टू 25 करोड़ ईयर। और सन रोटेट कैसे करता है? जैसे हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज भी कंसीडर करते हो, लेकिन सन रोटेट करता है क्लॉकवाइज, ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, चलिए हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे वैसे प्लैनेट्स के बारे में। आप फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। हालांकि आपके बुक्स में आई थिंक 2 प्लैनेट्स लिखे हो सकते हैं, लेकिन एक ही प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, एक नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है। इसको भी कंसीडर करा गया है कई बुक्स में कि ये भी ईस्ट टू वेस्ट करता है। मैं आपको बताऊंगा इसका कंसेप्ट कि कैसे ये नॉर्थ टू साउथ करता है, ठीक है, और इसको कैसे कंसीडर करा जाता है ईस्ट टू वेस्ट। चलिए आप 2 का ही नाम बता दीजिए, हम इसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद देखिए, जो सन है इसका जो फॉर्मेशन है वो आपको मैंने बताया गैसियस फॉर्म में पहले पाया जाता है। उसके बाद ये न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न के बाद यहाँ पर जो हाइड्रोजन के जो हमें एटम है वो चेंज होने को, मतलब चेंज होते हैं जब न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है हीलियम में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन में जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, ठीक है, या सन में जो गैसेज होती हैं ये एक किस फॉर्म में हमारे को पाई जाती हैं? एक तो हाइड्रोजन और हीलियम, कुछ यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही कम, ठीक है, कुछ मेटल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन हमें कितना पाया जाता है सन में? 74% के अराउंड, ठीक है जी। हीलियम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 22% के आसपास, ठीक है। ये अप्रोक्स फिगर है, मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पर नोट्स में ये देखिए, हाइड्रोजन 74.9% एग्जैक्टली आप याद रख सकते हो। हीलियम है 23.8%, अप्रोक्स 22 या 23% आप याद रख सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद मेटल्स यहाँ पर 1.3% और बाकी अदर गैसेस। तो चलिए उसके बाद देखिए, इसका जो वेट होता है 2 × 10⁻27 टन्स, एंड काउंट जो है मतलब मास है इसका 99.8% हमारे सोलर सिस्टम का ऑक्यूपाई करता है, ठीक है जी। और लाइट जो सन की होती है वो हमारी अर्थ पे कितने टाइम में पहुंचती है? तो ये अराउंड 8 मिनट में। देखिए कितना कम समय लगता है, और हमारा जो अर्थ और सन का डिस्टेंस है वो कितना ज़्यादा है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। इट कॉन्टिन्यूसली गिव्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से निकलती हैं, ठीक है, इसका क्या सोर्स है, किस तरह से इसको हम देखेंगे अभी। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल हमें देखने को मिलता है सन की तरफ से, और इसी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो रोटेट कर पाते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, ठीक है जी। अल्फा सेंचुरी नियरेस्ट स्टार है अर्थ के
सन के बाद। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोक्सिमा सेंचुरी की कौन सी टाइप अर्थ के नियर अबाउट है। यहाँ पर अल्फा सेंचुरी था ही नहीं, प्रोक्सिमा सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है प्रोक्सिमा सेंचुरी की पहले सी टाइप अर्थ के नियर अबाउट है, फिर बी टाइप और फिर ए टाइप। अगर ऐसे टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपने ध्यान रखना है सी टाइप सबसे नियर अबाउट है। हमें लगता है कि ए सबसे पहले होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ए बी सी डी, नहीं, सी टाइप सबसे नियरेस्ट है, ठीक है जी। और अगर हम देखें कि जो सन का कोर है, यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसी को हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन जो कन्वर्ट होता है हमारा हाइड्रोजन हीलियम में। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, इसी से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि एक हाइड्रोजन सॉरी 4 हाइड्रोजन कितने हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, 1 हीलियम में। देखो यहाँ पर आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो, हाइड्रोजन कितना है 74%, ठीक है। हीलियम कितना है अप्रोक्स 23%, हालांकि 3% से ज़्यादा है, अगर सॉरी 3 टाइम से ज़्यादा है, 4 टाइम से कम है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, और हीलियम कितना होगा 1, ठीक है जी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो 4 हाइड्रोजन है वो एक हीलियम में बदल जाते हैं। ये आपको सेंटर में देखने को मिलता है हीलियम और हाइड्रोजन का जो एक कन्वर्ट होता है, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं लाइट के, इनको कहा जाता है फोटॉन्स। फोटॉन्स कैरी करते हैं एनर्जी, ठीक है जी, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, ये था एक बेसिक सा आइडिया। अब स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये स्ट्रक्चर समझिए, ये आपका सन का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। इसको आप यहाँ पर इजी फॉर्मेट में समझो। ये बीचों बीच आपको कोर देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोर के बाद आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कन्वेक्टिव जोन, उसके बाद रेडिएटिव जोन, सॉरी पहले रेडिएटिव जोन फिर कन्वेक्टिव जोन, ठीक है जी। उसके बाद आपका ये फोटोस्फेयर, जो हमारे को सन विजिबल होता है वो फोटोस्फेयर ही है एक्चुअली में, ठीक है जी। उसके बाद क्रोमोस्फेयर एंड देन कोरोना, ठीक है। ये कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है जिसने आज की डेट में आतंक मचा रखे हैं। आज भी बहुत सारे केसेस हमें कोरोना को देखने के मिल रहे हैं। तो अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, हालांकि ज्योग्राफी ईपीएफओ में आती नहीं, बट फिर भी अगर आपने ईपीएफओ का एग्ज़ाम फिल करा है तो अभी अपना ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस देखने को मिल रहे हैं। चलिए, ये वाला कोरोना वो कोरोना नहीं है, ठीक है, उसको रिलेट मत करना। ठीक है जी। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है सन की, उसको कोरोना कहा जाता है, ठीक है। अभी क्या मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर कोर डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कोर के बारे में देख लेते हैं कि कोर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए गाइस, अब जो सन का कोर होता है, इसमें टेम्परेचर कितना होता है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और इसको कई बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, 1.5 करोड़ भी आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको सिंपल भाषा में मिलियन में याद रखना। मिलियन और ट्रिलियन में तो आपको पता ही होगा कितनी जीरो हैं। जैसे चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगा, स्टैंडर्ड हम 1000 लेते हैं। अब इंडियंस में क्या होते हैं, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लाख आ जाता है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं करोड़ आ जाता है। लेकिन जो फॉरनर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं मिलियन आता है, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं बिलियन आता है, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ट्रिलियन आता है, ठीक है। तो अब आपको मिलियन में कितनी जीरो है ये कभी भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, ठीक है। तो कोर में हमने देखा टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब कोर का जो टेम्परेचर है वो सबसे हाईएस्ट होता है सन में, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, प्रेशर भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। और कोर में आपको डेंसिटी भी यहाँ पर हाई देखने को मिलेगी, प्रेशर भी यहाँ पे हाईएस्ट होगा, इंक्रीज ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। डेंसिटी भी यहाँ पर हाई देखने को मिलेगी आपको। और यहीं आपको क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, एक हीलियम, ठीक है जी। स्टार का जो फॉर्मेशन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न। ये मैंने आपको सेकंड मॉड्यूल में बहुत अच्छे से डिस्कस करवाया था, ठीक है जी। और जो कोर है इसमें बेसिकली क्या पाया जाता है, कौन सी अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा, या आप ऐसे पढ़ लो प्लाज्मा स्टेट या प्लाज्मा कॉम्पोजिशन, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रेडिएटिव जोन। अब रेडिएटिव जोन क्या है, ये सेकेंड यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये आपका रेडिएटिव जोन है। अब रेडिएटिव जोन में क्या होता है, यहाँ आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जो अभी कोर में इतना ज़्यादा हमने टेम्परेचर देखा, इतना ज़्यादा प्रेशर देखा, और न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, इससे होता क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
और ये कहाँ से निकलती है, कोर से। बस इतना याद रख लेना, बाकी आप यहाँ पर पढ़ोगे एक ही बात है, ठीक है जी। कन्वेक्टिव कन्वेक्शन जोन होता है या कन्वेक्टिव जोन होता है, इसमें हम इसको किस तरह से देखेंगे। देखिए कन्वेक्टिव जो जोन है इसमें जो कन्वेक्शन होती है, ऐसे समझो, कन्वेक्शन ऑफ सन्स मटेरियल, ठीक है। अब सन्स मटेरियल की कन्वेक्शन को हम किस तरह से देखेंगे, यहाँ पर कुछ सन के सब्सटेंस होते हैं जो रोटेशन की तरह हमें देखने को मिलते हैं, मतलब रोटेशन की फॉर्म में हमको घूमते हुए दिखेंगे, ठीक है। ऐसे समझ लो लाइक जैसे ये इस तरह से यहाँ पर रोटेशन की फॉर्म में देखने को मिलेंगे हमें, हॉट से कोल्ड की ओर, ठीक है जी, और कोल्ड से हॉट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कन्वेक्शन हमें देखने को मिलती है, कुछ सन के सब्सटेंस रोटेशन की फॉर्म में हमें घूमते हुए दिखेंगे, और ये कहाँ पर होता है, कन्वेक्शन की फॉर्म में। ये किसकी वजह से होता है, जो अभी हमने रेडिएटिव जोन में देखा ना, एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसी की कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं, इस तरह से आप समझ लो। उसके बाद है आपका फोटोस्फेयर, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फोटोस्फेयर में सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि ये ब्राइटेस्ट पार्ट है और ये विजिबल लेयर है जो हम सन को देख पाते हैं सुबह उठकर, हम जब सन के दर्शन करते हैं। आप में से बहुत सारे फिटनेस फ्रीक होंगे, वो सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक है, और योगा वगैरह करते हैं। तो आप सन को जब देखते हो तो आपको विजिबल जो पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, फोटोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। तो विजिबल लेयर ऑफ द सन क्या है, हमारी फोटोस्फेयर है, ठीक है जी। और ये ब्राइटेस्ट पार्ट भी है, क्योंकि सुबह सुबह आप देखो तो ब्राइटेस्ट पार्ट है, हालांकि हम ज़्यादा देर तक देख नहीं पाते हैं। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस। अब फोटोस्फेयर में कन्वेक्शन जोन की वजह से ग्रैनुअल्स देखने को मिलते हैं। ग्रैनुअल्स क्या होते हैं, मान के चलो जैसे ये आपका फोटोस्फेयर है, ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह के कण देखने को मिलेंगे, इनको क्या कहा जाता है, ग्रैनुअल्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ग्रैनुअल्स देखने को मिलेंगे, और ये ग्रैनुअल्स किसकी वजह से देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन आता है समटाइम्स, कन्वेक्शन जोन की वजह से। जो कन्वेक्शन जोन में जो एनर्जी रिलीज होती है, हॉट और कोल्ड में रोटेशन फॉर्म में ये जो आपकी एनर्जी घूमती है, इसी वजह से ग्रैनुअल्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड इट इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सन विच वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व विद विजिबल लाइट, ठीक है जी। और हॉट स्टॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन का गर्म तूफान, हिंदी मीडियम की बुक्स में ये लिखा होगा, इलेक्ट्रॉन का गर्म तूफान, ठीक है जी। इसको कहा जाता है सोलर फ्लेयर्स। अब सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, सोलर फ्लेयर्स आप इस तरह से समझिए, चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद एक बार मैं आपको डेफिनेशन में बता दूंगा सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स होते हैं आर ए सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी कॉज बाय टेंगलिंग, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझिए कि हॉट स्टॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का हॉट स्टॉर्म एक सडन वे में हमें एक्सप्लोजन देखने को मिलता है ना एनर्जी का, इसी को हम क्या कहते हैं, सोलर फ्लेयर्स। अब सोलर फ्लेयर्स में जब सोलर फ्लेयर्स होता है तो हमारा जो फोटोस्फेयर है इसमें मैग्नेटिक लाइन्स हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, मैग्नेटिक लाइन नियर सनस्पॉट। और ये मैग्नेटिक लाइन की वजह से ही हमें जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं जो हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में अफेक्टेड हो जाती हैं, मतलब कहीं ना कहीं जब ये सोलर फ्लेयर्स होते हैं तो उससे हमारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो अफेक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी ठीक है जी। तो मतलब हमारा जो सोलर फ्लेयर है वो एक तरह का सडन एक्सप्लोजन है एनर्जी का, और ये किसकी वजह से होता है, टेंगलिंग की वजह से, ठीक है जी। मैग्नेटिक लाइन हमें देखने को मिलती है नियर सन स्पॉट, और ये मैग्नेटिक लाइन की वजह से ही हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। ये एक एक पॉइंट ये नोट्स में लिखा हुआ है, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। जस्ट फिर मैं आपको ईजी फॉर्मेट में समझा रहा हूँ कि आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। अब देखिए सन स्पॉट, यहाँ पर ये जो सन स्पॉट है, आपने सुना होगा चांद में दाग होते हैं, है ना, लेकिन चांद के दाग हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सन के दाग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इनको हिंदी में कलंक कहा जाता है, पता नहीं, हिंदी मीडियम में अजीब अजीब से वर्ड हैं, तो इंग्लिश में पढ़िए। अगर आप हिंदी मीडियम से तब भी आप बहुत ही ईजिली पढ़ पाएंगे इंग्लिश में, जस्ट चीज़ों को समझिए, उसके बाद आप रिलेट करो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो सन स्पॉट क्या होता है, ये एक डार्केस्ट पार्ट है, ठीक है जी। ये डार्केस्ट पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, देखो डार्केस्ट पार्ट। और ये सबसे पहले ऑब्जर्व किसने करा था, कौन से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा था, गैलीलियो गैलीली। एक बार आप गूगल में स्पेलिंग कर लेना, ठीक है, होपफुली वैसे सही हो। चलिए अब देखिए, समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है कि जो सन स्पॉट है इसका टेम्परेचर कितना है, 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री
सेल्सियस। ठीक है, अब इस वजह से यहाँ होता क्या है, देखिए अब एक क्वेश्चन आया था, अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सन का जो सबसे कोल्डेस्ट पार्ट है, जो कोल्डेस्ट पार्ट मतलब सन का जो कोल्डेस्ट पार्ट है उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सनस्पॉट। क्योंकि सनस्पॉट में आपको टेम्परेचर कितना देखने को मिल रहा है, 15 डिग्री 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना। अच्छा, सनस्पॉट में होता क्या है, एक तो एनर्जी रिलीज होती है, एक यहाँ पर साइक्लिंग रिसाइक्लिंग पीरियड हमें देखने को मिलता है, या फिर आप इसको इस तरह से कहो 11 ईयर सोलर साइकिल हमें देखने को मिलती है। अब 11 ईयर सोलर साइकिल क्या है, देखो यहां पर ये सोलर फ्लेयर्स जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है जी, सडन फ्लैश या सडन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो सोलर साइकिल है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। देखिए सोलर साइकिल में होता क्या है कि जो सन स्पॉट है यहाँ पर एक साइकिलिंग और रिसाइकिलिंग पीरियड देखने को मिलता है, मतलब ये 11 साल के बाद आपका चेंज होता रहता है। आप इसको ऐसे समझो, ये फर्स्ट ईयर में क्या होगा, इंटेंसिटी लो होगी इसकी, ठीक है जी, और सोलर साइकिल की, फिर यहाँ पर 11 साल के आसपास ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, फिर ये साइकिल चलेगा। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में क्या होगा, जो इंटेंसिटी है वो लो होगी, फिर 11 ईयर जब होगा इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी, फिर यहाँ पे फर्स्ट ईयर होगा, यहाँ पे लो होगी, फिर इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। 11-11 साल का हमें साइकिल देखने को मिलता है फोटोस्फेयर में। इसको क्या कहा जाता है, एक तरह का ये कहाँ पे होता है, सनस्पॉट में, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोस्फेयर। ये देखिए ये है सोलर साइकिल, सोलर साइकिल और सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटी साइकिल कहा जाता है। ये 11 ईयर चेंज होता है सन एक्टिविटी में। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, सन स्पॉट में, या जो सन फ्लेयर होता है इसके इफेक्ट को भी एक तरह से सोलर साइकिल कहा जाता है। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं क्रोमोस्फेयर। अब क्रोमोस्फेयर को जो सेकंड आउटर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आउटर का जो पहले वाला जो पार्ट होता है, सेकंड सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड आउटर कह सकते हो आप, सेकेंड आउटर पार्ट है, ये विजिबल होता है एट द टाइम ऑफ सोलर एनक्लिप्स, जब सूर्य ग्रहण लगता है तब ये पार्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, और यहाँ पर ही आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट विजिबल होती हैं। बेसिकली वैसे ज़्यादा लाइट नहीं हमने देखेंगे, मतलब 7 लाइट्स आप यहाँ ऐसे पढ़ सकते हो, 7 कलर अफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20,000 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर जितने भी मैंने आपको टेम्परेचर बताए हैं, अभी मैंने सनस्पॉट में बताया था आपको 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। और जो पार्ट हमें विजिबल होता है फोटोस्फेयर, वहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और मैंने आपको बताया था कोर में टेम्परेचर कितना रहता है, अप्रोक्स 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सारे के सारे टेम्परेचर आपने याद रखने हैं, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, क्रोमोस्फेयर का जो आपको मैंने अभी बताया कि सोलर एनक्लिप्स के टाइम में ये देखने को मिलता है, क्योंकि जो लास्ट पार्ट है सन का वो हमें फोटोस्फेयर ही देखने को मिलता है। फोटोस्फेयर के ऊपर वाली जो परत है, ये ऐसे समझ लो ऊपर वाली लेयर है, इसको क्या कहा जाता है, क्रोमोस्फेयर। ये हमें कब देखने को मिलती है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको याद रखना। सोलर एनक्लिप्स जब लगता है, सूर्य ग्रहण जब लगता है, तभी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, टेम्परेचर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, 5000 से लेकर 20,000 डिग्री सेल्सियस। और जब ये हमें विजिबल होती है तो ये रेडिश कलर की होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, रेडिश कलर। और जब सोलर एनक्लिप्स लगता है, हालांकि उस टाइम हम लोगों को देखने के लिए मना करा जाता है, क्योंकि जो सन की एक्सरेज होती हैं वो डायरेक्टली हम पे पड़ती हैं, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, आप सब जानते हैं। तो ये रेडिश कलर का होता है, और ये विजिबल होता है हमें डायमंड की फॉर्म में, डायमंड रिंग की फॉर्म में। डायमंड की फॉर्म तो अलग हो जाएगी, डायमंड रिंग की फॉर्म में हमें विजिबल होता है। ठीक है जी, और यहाँ पर ही बनता है हमारा एटमोसफेयर, एटमोसफेयर ऑफ द सन। अब सन का भी एटमॉस्फेयर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि सन के पास क्या है, गैसियस है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस। तो सन का एटमॉस्फेयर कहाँ पे होगा, क्रोमोस्फेयर में। और सोलर इनक्लिप्स के समय में एक्सरेज रिलीज होती हैं, तभी हमें क्या कहा जाता है कि आपको सन को नहीं देखना उस समय में, जिस समय में आपका सोलर इनक्लिप्स लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो लेयर है और जो सबसे आउटर लेयर होती है, करोना। कोरोना का जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्स आपको देखने को मिलेगा 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक। और ये आउटर मोस्ट लेयर है सन की। ठीक है जी, और यहाँ पर
ये आपको विजिबल होगी कंप्लीट सोलर एनक्लिप्स के समय में, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है कोरोना में। अब लेकिन अभी बहुत क्वेश्चन रहते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन है सोलर विंड। अब सोलर विंड क्या होती है, इसको इजी फॉर्मेट में समझिए। मानिए कि ये सन है, ठीक है। अब सन से आपकी जो रेज निकलती हैं, ऐसे समझ लो ये रेज निकल रही हैं सन से, ठीक है। इन रेज के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। ये रेज जब हमारी अर्थ पे पहुंचती हैं तो अर्थ का जो ये वाला पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर मान लो कि ये रेज इस तरह से ऐसे यहाँ पर हैं, और ये रेज जब यहाँ पर टकराती हैं तो यहाँ क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कलर हमें देखने को मिलता है, हम कलरफुल लाइट देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। कलरफुल लाइट जब सोलर विंड्स आपकी निकलती हैं तो सोलर विंड्स जो होती हैं वो हमारी अर्थ पे टकराती हैं, तो अर्थ के ये वाले पार्ट से और ये वाले पार्ट में हमें कलरफुल लाइट का विज़न देखने को मिलता है। और जो नॉर्थ पोल में हमें कलर विज़न देखने को मिलता है, इसको क्या कहा जाता है, ऑरोरा बोरेलिस। और जो हमें साउथ पोल में देखने को मिलता है, इसको क्या कहा जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया ना, सारा का सारा इस नोट्स में एज इट इज़ लिखा हुआ है। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ना, और जितना मैंने आपको समझाया उसको आप एक बार नोट डाउन करना, और देन आप एक बार जब इसको रिलेट करोगे तो आपको सभी के सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो सन से ये रेज निकल रही हैं, ये किस फॉर्म में होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या इसको समटाइम्स आपको लिखा आ जाएगा चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं जो सन से निकलते हैं और डायरेक्टली पड़ते हैं कहाँ पर, सन के सॉरी अर्थ के ये वाले रीजन में, और यहाँ पर हमें कलरफुल लाइट्स देखने को मिलती है। और कलरफुल लाइट्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल की कलरफुल लाइट्स को अरोरा बोरेलिस, और जो साउथ पोल की हमारी कलरफुल लाइट्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर हम, ये देखिए ये है अरोरा, ये आपको ये कलरफुल विज़न देखने को मिलेगा, ठीक है। और अरोरा के बारे में आप यहाँ पर पढ़ ही सकते हो। चलिए, ये है हमारा पैराहीलियन और एपेहीलियन का कंसेप्ट। क्या होता है ये पैराहीलियन और एपेहीलियन, देखो सन यहाँ पर है और सबसे नियरेस्ट क्या आपको देखने को मिल रहा है, पैराहीलियन। जो सन के बिल्कुल हमारी अर्थ पास होती है तो इसको क्या कहते हैं, पैराहीलियन। पैरी का मतलब क्या होता है, पैरी का मतलब ही होता है नियर। अगर आपकी इंग्लिश वो क्या अच्छी है तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो पैरी का मतलब होता है नियर, जब हमारी अर्थ सन के बहुत ही पास होती है, बहुत पास तो नहीं, मतलब एक एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरिहीलियन। और अगर दूर होती है तो उसको क्या कहा जाता है, एपीहीलियन। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक मिसकम्युनिकेट कर लेते हैं। लाइक जैसे मैं जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो हम लोग यहाँ पर क्या, जब मैं बता रहा था तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कंसिडर करते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे एपीहीलियन जब होता है, ठीक है, तो एपीहीलियन के कंसेप्ट में आपको देखने को मिलेगा ये आपको 4 जुलाई के आसपास होता है, ठीक है। अब सन दूर हुआ तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने को आया था मेरे को, मतलब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर सन तो बहुत दूर है, तो सन जब दूर है तो हमें तो ये विजिबिलिटी होनी चाहिए कि ठंड में, मतलब एक ठंड वाला डे होना चाहिए, लाइक जैसे दिसंबर जनवरी वाला, तो ये 4 जुलाई कैसे है। ऐसा नहीं है कि अब देखो, सन का जो ये अर्थ से कंपेरिजन है, हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर से कंपेरिजन नहीं है। अगर आप आपने ग्लोब देखा होगा तो चलिए, अभी तो मैं वैसे बता रहा हूँ यहाँ पर, वैसे हमारी अर्थ टिल्ट होती है, तो हमारा जो भारत है वो आपको इस जगह देखने को मिलेगा, नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात नहीं हो रही, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि एपीहीलियन है तो यहाँ पर सन दूर है तो ये कोल्ड वाला रीजन ही होगा, कोल्ड वाला टाइम ही होगा, ऐसा नहीं है। ये अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ठीक है, सन का, ठीक है। तो 4 जुलाई के आसपास हमें देखने को मिलता है ये एपीहीलियन, जो सन बहुत दूर होता है अर्थ से, ठीक है। दूर कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो अभी आपको पता लग गया होगा कि सन कितना दूर है हमारी अर्थ से। और उसके बाद अगर ये वाला आपसे पूछा जाए कि सन कितनी पास है, पेरिहीलियन में कितनी पास होता है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, एक पेपर में इसका एवरेज भी पूछा हुआ था, तो एवरेज भी आपने याद रखना है, 14 पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 14.9 करोड़ किलोमीटर। ये एवरेज भी आपने याद रखना है। एपीहीलियन क्या कहा जाता है, जो दूर हो। पेरिहीलियन क्या कहा जाता है, जो पास हो। अच्छा चलिए, अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन आपको, मैं आपसे अभी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए, जो सन से यहाँ पर रेज निकलती हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 8 मिनट में सन की रेज अर्थ पे पहुँच जाती हैं, ठीक है। ये अर्थ की सॉरी सन की रेज हैं जो हमारे को
देखने को मिलती हैं, अर्थ पे पहुंच जाती हैं। और आपको पता है अर्थ पे यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये हम मान के चलो ये एटमॉस्फेयर है, गैसेस क्लाउड, ठीक है, और ये है हमारी प्यारी अर्थ, ठीक है जी। अब ये जो सन रेज यहाँ पर पहुंची, ये क्या होती हैं, शॉर्ट वेव होती हैं या लॉन्ग वेव होती हैं, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग वेव जो होती हैं वो इस तरह से ट्रेवल करती हैं, यहाँ पर आपको क्रस्ट और ट्रफ वाला रीजन देखने को मिलता है, लेकिन जो सन रेज होती हैं वो हमेशा से क्या होती हैं, शॉर्ट वेव होती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है, तभी तो वो इतनी जल्दी पहुंच पाती हैं। अब शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होती हैं ये 8 मिनट में पहुंचती है, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी ध्यान रखना, ठीक है। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन जो अर्थ पे पहुंचती है, इससे होता क्या है, ये डायरेक्टली हमारी अर्थ पे पहुंचती है, और जब अर्थ पे पहुंचती है तो अर्थ हमारी एनर्जी रिलीज करती है। जब अर्थ एनर्जी रिलीज करती है, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर जब ये सनरेज पहुंची तो सन भी अपनी अर्थ भी अपनी कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। ये रेज आई, ऐसे समझ लो, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आती, इस तरह से आप लगा लो, ठीक है। इसको शॉर्ट वेव्स कहा जाता है, लॉन्ग वेव्स ऐसे होती हैं, ये इस तरह से। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर जी ये क्या है, लॉन्ग वेव्स हैं, ठीक है जी। तो अब ये जो रेज हैं, ये जो सन से पहुंची हैं, तो ये डायरेक्ट अर्थ पे पहुंची, तो अर्थ भी कुछ अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो अर्थ अपनी एनर्जी रिलीज करता है लॉन्ग वेव में, ठीक है। तो मेरा अब सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है, चलिए वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा, वैसे मैं आंसर यहाँ पर बताऊंगा। एक तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो सन रेज हैं वो शॉर्ट वेव होती हैं या लॉन्ग वेव, तो ये शॉर्ट वेव होती हैं, तभी ये 8 मिनट में पहुंच पाती हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, कि सन की जो वेव्स हैं, ये जो शॉर्ट वेव में पहुंची, अर्थ में पहुंची, और अर्थ से जो एनर्जी रिलीज होती है ये लॉन्ग वेव में होती है, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग वेव में हो रही है, जो अर्थ का टेम्परेचर है या अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, मान लो कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये सन रेज की वजह से हुआ, मतलब जो सन से हमारी शॉर्ट वेव्स निकली, या फिर अर्थ की जो लॉन्ग वेव्स हैं उसकी वजह से हुआ। देखो ध्यान रखना, वैसे वीडियो पोस्ट करके आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी अर्थ से लॉन्ग वेव्स निकलती हैं, इसकी वजह से हमारे को ये टेम्परेचर राइज देखने को मिलता है, मतलब ये टेम्परेचर इंक्रीज होने देखने को मिलता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, ठीक है, इसको ध्यान से समझो कि जो लॉन्ग वेव्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपकी होती हैं जो हमारी अर्थ से रेडिएशन निकलती हैं, और अर्थ से रेडिएशन एक रिलीज्ड की फॉर्म में निकलती है, मतलब एनर्जी रिलीज्ड की फॉर्म में, और ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। ये काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर राइज होता है हमारा एटमॉस्फेयर में, वो किसकी वजह से होता है, अर्थ की वजह से। इसके लिए अर्थ रिस्पॉन्सिबल है, ना कि आपका सन, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा बैक जाकर दोबारा देखना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है जी। और इसको स्किप मत करना, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है। चलिए एक कंसेप्ट आपका रह गया यहाँ पर, ये कंसेप्ट क्या है इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। जब अब देखिए सनलाइट पड़ी, अब सनलाइट क्या है, एक एनर्जी कैरियर का काम करती है, ठीक है। ये एनर्जी कैरियर को इस तरह से समझो, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका सन है। अब ये जो सन रेज जा रही है ना, शॉर्ट वेव, ये एक तरह से पॉकेट्स की फॉर्म में जाती हैं, पॉकेट्स नहीं पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। मान लो कि ये फर्स्ट पैकेट हो गया, सेकंड पैकेट हो गया, थर्ड पैकेट हो गया, फोर्थ पैकेट हो गया, इसको हम एक तरह से एनर्जी कैरियर्स भी कह सकते हैं। और ये जो पैकेट्स हैं या एनर्जी कैरियर्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोन्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में जब फोटोन्स आया था कि हम इसको एंड में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपकी एनर्जी निकली या रेज निकली, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोन्स की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में ये अर्थ पर जाती हैं। और हमारी अर्थ का मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अर्थ के 1 सेंटीमीटर पे कितनी हमें फोटोन इंसिडेंट, मतलब कितने फोटोन हमें गिरते हुए दिखते हैं, कितने इंसिडेंट होते हुए दिखते हैं। तो इसको याद रखना, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर, ये किलोमीटर लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में हमें कितने फोटोन इंसिडेंट होते हुए दिखते हैं, 65 मिलियन फोटोन हमें इंसिडेंट होते हुए दिखते हैं, ठीक है जी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 1.96 कैलोरी, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, सोलर कांस्टेंट किसके इक्वल होता है। अब सोलर कांस्टेंट क्या है, सोलर कांस्टेंट है कि 1 सेंटीमीटर पर मिनट कितने फोटोन
पैकेट्स की फॉर्म में अर्थ पर गिर रहे हैं, कितने पैकेट्स की फॉर्म में इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इसको आप ऐसे लिख लो 2 मिनट, सॉरी 2 कैलोरी, या डायरेक्ट ऐसे लिख लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट 65 मिलियन फोटॉन्स, ये ऐसे आपको याद रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना कि जो हमारी सन रेज हैं वो पैकेट्स की फॉर्म में आती हैं, फोटॉन्स की फॉर्म में आती हैं, अर्थ पे गिरती हैं, तो हम 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक फिगर ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में हमें कितने फोटॉन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 65 मिलियन फोटोन, और इसी को हम क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का फिगर आपने याद रखना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट अपॉन 65 मिलियन फोटॉन्स। ठीक है जी, तो आज के सेशन में आपको होपफुली बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसको ध्यान से समझना, नोट्स में एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखी है, जितना मैंने आपको समझाया उतना ही आपको नोट्स में देखने को मिलेगा। अच्छे से पढ़ना, ठीक है, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी कभी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या जो भी ये हमने आज डिस्कस करा, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास जो होगा ज्योग्राफी की, उसमें आपको मैं पहले डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्लैनेट से रिलेटेड। और यहाँ पर जितने भी प्लैनेट्स हैं, मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जितनी हमारी स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा जितने अभी तक मिशन लॉन्च करेंगे, जैसे रिसेंटली अभी चंद्रयान 2 लॉन्च करा गया था, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो मिशन कब लॉन्च हुआ, उससे पहले कौन सा मिशन आया था, या दूसरी स्पेस एजेंसी से जो मास मिशन थे वो हम डिस्कस करेंगे, जुपिटर से रिलेटेड जो मिशन है, या इजराइल की जो स्पेस एजेंसी है वो कौन से मिशन लॉन्च करेगी आने वाले टाइम में, चाइना की स्पेस एजेंसी ने कौन से मिशन लॉन्च करें। तो जो हम ये प्लैनेट्स डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ सारे मिशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका एक तरह का जो स्टैटिक का टॉपिक है ज्योग्राफी का, उसको हम करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे कि आपको आने वाले टाइम में हर क्वेश्चन में आपकी कमांड अच्छी हो सके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि आप जब भी कोई ज्योग्राफी का सेशन मेरा देखें तो उसको आप अच्छे से पढ़ने के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, लाइक एस कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक, दिशा की खरीद लीजिए, क्राउन की खरीद लीजिए, लेकिन मेरी एक पर्सनल आपको एडवाइस है कि वो बुक खरीदना जिसके साथ में आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती हो, मतलब क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इन केस अगर 1-2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिले तो आप वहां से वो उसको कवर कर लो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप वो क्वेश्चन को पोस्ट करो कि सर ये क्वेश्चन है, इसको समझ नहीं आया, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स